खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून के रेस कोर्स में बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यशाला को संबोधित करते हुए दिल्ली में मिली जीत पर उन्होंने खुशी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। कल बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता, हमें 27 साल बाद कमल खिलाने का सम्मान मिला है। कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, विश्व के सबसे बड़े परिवार के हम सदस्य हैं। वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार होने के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में आज हमारी पार्टी की सरकारें हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर विजय के साथ, जैसा राजकुमार जी ने बताया कि 27 सालों के बाद कमल खिलाने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। और आप सबको भी बड़ा अजीब सा लगता होगा कि जब हम दिल्ली जाते थे, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार है, अनेक अनेक राज्यों में हमारी सरकार, लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता था कि यहां कमल नहीं खिला है। और सच में 27 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन का चुनाव होना है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा सामने आ सकता है। वहीं जिला संगठन से लेकर मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर देहरादून के रेस कोर्स में बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। कार्यशाला में सभी ने कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है। द्वारा मार्चेंट कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में हुआ है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा जो संगठन है सर्वव्यापी दिखाई दे, SC ST का प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। और आगामी विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले पंचायत चुनाव है, उसमें संगठन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए संगठननिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा संगठन का स्वरूप बने, इस भाव के साथ मार्गदर्शन को पार्टी चलेगी। देहरादून में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्यशाला खत्म हो गई है। संगठनात्मक कार्यशाला में प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में शामिल हुए बीजेपी विधायक खजानदास ने HNN से खास बातचीत की है। प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यशाला का भाजपा ने आयोजन किया है और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खजानदास जी हैं, विधायक हैं और साथ ही जो है प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव के अधिकारी भी आप हैं और संगठन का चुनाव होना है, किस तरीके से संगठन इस बार जो है किन युवाओं को, महिलाओं को किस तरीके से देखता है? देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये चुनाव अभियान हमारा बहुत पहले से शुरू हो गया था और चुनाव के साथ साथ पहले हमने ऑनलाइन सदस्य बनाए, फिर उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाए और फिर बूथों का गठन किया गया। क्योंकि पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो 11,729 बूथ है, उनका हमारा 50% से भी ऊपर बूथों का गठन हो चुका है और अब मंडलों की तैयारी है। मंडलों का गठन हमको 20 तारीख से पहले करना है, इसलिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। एक विधानसभा में 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जाएं, लोगों की राय लें, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और इसके निमित्त फिर वो 15 तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रदेश को देंगे ताकि प्रदेश वहाँ पर अपने जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको बाकायदा उनका चुनाव करा सके। तो कितने नामों का पैनल बनाया जाएगा और कितने नामों के पैनल को बनाकर ऊपर भेजा जाएगा? देखिए, फाइनल तो अब नाम तो काफ़ी आएंगे, किंतु उसमें से छंटनी 3 नामों पर होगी। 3 नामों में से फिर एक नाम छाटा जाएगा और वो सर्वहित का हो, इसमें महिलाओं को और हमारा अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा आयोग हो, इन सबको महत्व दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चुनाव होना है, इसके बाद में कैसा लगता है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पहले जैसे मंडलों के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर जिला अध्यक्षों के चुनाव होने और जब जिला अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे फिर प्रदेश की तैयारी है। धन्यवाद सर। तो अभी जिस तरह से बताया कि मंडल के चुनाव होने हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे, उसके बाद जो है जाकर के प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाएगा। इसके को लेकर के जो कार्यशाला आयोजित हुई है, उसमें कार्यशाला में तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहाँ पर अपनी बातों को रखा है, उन संबोधन किया है। तो तमाम जिस तरह से कार्यशाला आयोजित हो रही है, उसके बाद मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष, जल्द ही भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। यानी कि इसको लेकर के कार्यशाला जो है वो आयोजित की जा रही है और अब इस कार्यशाला के बाद जो है
तमाम जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो 3 नामों का पैनल को जो है ऊपर भेजेंगे, उनमें से एक नाम की संस्तुति ऊपर से होकर आएगी। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून। हल्द्वानी में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड के रोशनाबाद निवासी वाजिद अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके गांव बल्कि पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं वाजिद ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बता दें कि रोशनाबाद से ही भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार वंदना कटारिया भी आती हैं, जिन्होंने अपने खेल कौशल से गांव का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया है। अब वाजिद अली भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। फुटबॉल ये हल्द्वानी में हो रहा था, जो कि 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड ने होस्ट किया है, जिसमें हम पार्टिसिपेट किया था फुटबॉल टीम से। और 38 सालों में पहली बार जाकर उत्तराखंड का मेडल आया, वो भी सिल्वर, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक हिस्ट्री में उत्तराखंड को कभी पार्टिसिपेट नहीं मिला नेशनल गेम्स में, और पहली बारी में ही होस्ट किया और उसने टीम बनाया हमारी, तो जिसमें हमारे सब प्लेयर को बुलाया गया था, बाहर से भी जितने भी लोकल प्लेयर थे उन सबकी मेहनत से आज हमने पहला मेडल उत्तराखंड के लिए जीता है। इंडिया की पूरी टॉप 8 टीम्स पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारा सिल्वर मेडल आया है, और हमारी टीम में 22 प्लेयर्स थे। गदरपुर के मौर्य अकादमी में विधायक अरविंद पांडे ने क्रिकेट मैच की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि लवली हुडिया, जो कि अनहद इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनकी मदद से क्रिकेट मैच की शुरुआत हो गई है। हर रविवार को अलग अलग कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारी यहां पर क्रिकेट खेला करेंगे, जिससे कंपनियों के कार्मिकों को नशे से दूर रहने की भी प्रेरणा मिलेगी। करते हुए विधायक अरविंद पांडे, साथ में लवली हुडिया। विकासनगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम वाला में बीते 22 जनवरी को हुई चोरी की घटना में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी के जेवर बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने अपने दोस्त के घर में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर जेवर चोरी किए थे। दिनांक 2 फरवरी को सीमा देवी निवासी पश्चिम वाला विकास नगर द्वारा एक थाने में तहरीर दी गई, जब वह और उनकी पुत्री किसी काम से सेलापुर गई थी, तो जब वो वापस आई तो उन्होंने पाया कि उनकी अलमारी का ताला टूटा हुआ है और उसमें से जेवरात चोरी कर लिए गए। तो इस संबंध में हमारे द्वारा विकासनगर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना में पाया गया कि एक अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया, जिससे एक नथ, 2 कंगन, एक रानी हार और 2 अंगूठियाँ सोने की बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। तो आज इसको न्यायालय में प्रस्तुत कर इसको जुडिशियल रिमांड पर। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से यह घटना को अंजाम दिया गया और अब पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की इस मामले में? ये घटना जो है लगभग ये पीछे माह में घटित हुई थी। 22 जनवरी को ये चोरी हुई थी। तो इसमें जो पुलिस के अनुसार जो चोरी हुई थी उसमें जो एक महिला है सीमा देवी पश्चिम वाला की, यहाँ विकासनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो उसका जो लड़का था वो घर पे था। तो उसका एक दोस्त जो है उसके साथ वहाँ रुका हुआ था, लेकिन जब वो महिला 4-5 दिन बाद अपने घर वापस आई तो देखा कि लॉक वगैरह टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। तो फिर उसने पुलिस में इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने इसको लगभग 1-1.5 हफ्ते में इस केस को खोल दिया है और कल उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जो अभियुक्त था इसमें, और लगभग ये 7 लाख की इसमें चोरी हुई थी। बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को यादगार बनाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। समापन समारोह में मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर, कुमाऊनी कलाकार श्वेता महरा और दिगारी ग्रुप समारोह में की शान भी बढ़ाएंगे। वहीं समापन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।
बैठक के बाद खेल मंत्री ने कहा है कि आमतौर पर राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह केवल औपचारिकता जैसा होता है, लेकिन हमारा यह आयोजन जैसे अब तक शानदार रहा वैसे ही समापन समारोह भी यादगार रहेगा। देखिए, आज अब तक के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वह औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है। और मैं समझती हूँ कि इस बैठक को हमारे जितने आगंतुक हैं, जो संख्या वहां पर है, जितनी संख्या हमारी देहरादून की थी, 25,000 से अधिक संख्या यहाँ पर हमारे दर्शक गणों की थी। ठीक इसी प्रकार से अपने गोलापार हल्द्वानी में भी ये संख्या जो है पूरे स्टेडियम की लगभग 15 से 20,000 के आसपास की संख्या आने की पूरी संभावना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम संख्या का और मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा समापन सेरेमनी में हमारे जो बाहर से आने वाले हमारे जो चाहे वो हम सिंगर बुला रहे हैं, सिंगर में अभी तक जिनसे वार्ता चली है, एक सुखविंदर जी, श्वेता मेहरा जी और दिगारी ग्रुप, इनका कार्यक्रम रहेगा। इसको भी निश्चित समय अवधि के साथ में प्रचारित करना और निश्चित समय अवधि लोगों की जानकारी में लेकर आना, इसको तय किया जाए, ये निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी पूरी तैयारियां तेज कर ली गई हैं। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया है कि छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह भी बच्चों में है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने अपने पंजीकरण कराए हैं। देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचें और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। निश्चित रूप से पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे 2 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए थे। लड़की हमारी कुमारी बंशिका राजकीय इंटर कॉलेज मूनाकोट से है, पिथौरागढ़ से। तो उस बच्चे का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा के लिए चयन हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा बच्चा, इंटर कॉलेज का बच्चा गवर्नमेंट का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। वहीं छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षा महानिदेशक जनक कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के भी गुर सिखाए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे
और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1 to 1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में CBSE के स्कूल्स को, ICSE के स्कूल्स को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तरकाशी में पर्यटन विभाग के सौजन्य से गुलाबी कांठा में निःशुल्क स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कोर्स को करने से जहां स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में स्किल डेवलप होगी, तो वहीं क्षेत्र में पर्यटक आने से रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी। युवाओं को किस तरह से गाइड का काम करना है, पर्यटकों के साथ किस तरह से कुशल व्यवहार के साथ साथ सुरक्षा समेत कई जानकारी दी जा रही है, जिससे क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। और पंकज भाई, उत्तराखंड पर्यटन विभाग और जिला पर्यटन विभाग उत्तरकाशी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा जो हमारी यमुना घाटी के डोडताल रोड पर गुलाबी कांठा जो प्रसिद्ध बुग्याल है, वहां पर आपके द्वारा 7 दिवसीय निःशुल्क स्कीइंग फाउंडेशन कोर्स जो संचालित किया जा रहा है, जिसका हमारे क्षेत्र के तमाम युवा अभी कोर्स का आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय के लिए इस कार्य में, इस क्षेत्र में निपुण हो रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही मैं स्थानीय युवाओं और क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आप सभी आएं और मिलकर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यमुना घाटी में तमाम अनेक दर्शनीय बुग्याल हैं, पर्यटक स्थल हैं, जिनको एक बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है, जिससे हमारे क्षेत्र के तमाम युवाओं को के रोजगार बढ़ेंगे। हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन को देखते हुए सभी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे ग्राउंड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल के लिए मैदान का शुद्धिकरण भी किया गया है, जिसका उद्घाटन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया है। देखिए, हमने यही देखते हुए ये कदम उठाया है कि आपने देखा होगा कोविड के बाद से बच्चे या तो बहुत मोबाइल में ही बिजी हो गए हैं, उनका फिजिकल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो धीरे धीरे वो फिर एक जगह में बैठ के डिप्रेशन की ओर जाते हैं, नशे की ओर जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को स्कूल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ तो हम समझते हैं कि बच्चा एक तो डिसिप्लिन में रहेगा, उसका फिजिकल फिटनेस होगा तो मेंटल फिटनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा और वो गलत दिशा में नहीं जाएगा, सही दिशा में। इसका प्रभाव उनकी स्टडीज पर भी उतना ही पड़ेगा जितना खेलों पर पड़ेगा। सर, जो हमने ये टर्फ लगे हैं, ये बेसिकली मेरा ही मानना है कि हम छोटे बच्चों पे अगर ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जीत की तैयारी बचपन से ही होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने टर्फ बनाए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फुटबॉल का है, ये 9 साइड का फुटबॉल है। अगर हम इसमें पार्टीशन करेंगे तो 2 इसमें हमने पर्दा लगाया है, तो इसमें 2 कोर्ट बन जाते हैं, 2 फुटबॉल के कोर्ट बनते हैं। इसी तरह वॉलीबॉल के हमारे 2 कोर्ट वॉलीबॉल के हैं, जिसके बीच में पर्दा लगा है। अगर 2 खिलाने 2 खिलाड़ी, सिंगल खिलाने सिंगल। इसी तरह जो बास्केटबॉल का हमारा जो कोर्ट है, उसमें भी ऐसा है कि फुल कोर्ट में पूरा खेलेंगे। अगर हम कर्टेन लगा दें तो हमारे पास छोटे बच्चों के लिए भी है, जिसमें कि 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, वो सबको ध्यान में, उनको उनमें स्पोर्ट्स के प्रति रुझान हो, डेवलप हो, स्किल्स डेवलप हो, ताकि भविष्य में जाके वो एक अच्छे स्पोर्ट्स उत्तराखंड के अंदर नैनीताल के उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में दक्षिणी कुमाऊं वन संरक्षण ने 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन को लेकर बैठक की है। बैठक में 3 वन रेंज के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें वन संरक्षण ने फायर सीजन के दौरान जंगलों में लगने वाली आग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। वन संरक्षण TR
बिजूलाल ने बताया है कि मानसून सीजन के दौरान कम बरसात के चलते वनों में लगने वाली आग को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट मोड पर अब आ गया है। इस बार ऑफिशियली फायर सीजन फरवरी 15 से जून 22 तक डिक्लेयर्ड है। तो इस बार बहुत सीरियसली हम मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले साल से भी 10 गुना हम बहुत हाई अलर्ट में हैं। और आज 3 डिवीजन का रेंज ऑफिसर्स का जॉइंट मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद फिर हम फायर ड्रिल करेगा। तो फायर ड्रिल में हम सरपंच लोग को इन्वाइट किया था। समस्त फायर वॉचर को हम फील्ड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो इस बार और बहुत सारी तैयारियों के साथ हम ये अप्रोच टाइम कम करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। और हर तरफ से जंगल को बचाने के लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं स्टाफ लोग।